हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इजी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल रात को फाइनली ऑफिशियल आंसर की जारी की जा चुकी है रीट एग्ज़ाम 2021 की। और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद लोगों का स्कोर कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने पहले बताए थे रीट कट ऑफ वाले एग्ज़ाम जो वीडियो बनाई थी उससे रिलेटेड, उसमें बताया था आपने कि आपका स्कोर 135 रह रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था मेरा स्कोर 135 रह रहा है, और ऑफिशियल की आंसर की आने के बाद, ऑफिशियल जो की आई है उसके बाद मेरा स्कोर क्या रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बच्चे जो अपने डाउट बता रहे थे कि इन प्रश्नों में इसका उत्तर ये हो सकता था लेकिन ये इसका उत्तर ये क्यों माना गया, तो उन सभी पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी ने इस यूट्यूब चैनल पर इतना विश्वास दिखाया, जिसके कारण जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए 1 साल का समय दिया जाता है वो मात्र हमने 15 दिनों में वो क्राइटेरिया पूरा कर लिया। और साथ ही साथ आप सभी के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी सटीक उत्तरों की, वो लगभग 99% बात कर सकते हैं उन पर वो उत्तर सही साबित हुए हैं। 1-2% उनके प्रमाण मुझको नहीं मिले थे, तो मैंने उस समय भी आपको क्लियर कह दिया था कि इसका उत्तर ये हो सकता है, लेकिन इसके मुझे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। जैसे जो वैधता वाला प्रश्न था, परीक्षा की शुद्धता में क्या हो सकता है, वो प्रश्न है। इसके अलावा लगभग सभी प्रश्न जो मैंने आपको बताए थे वो सही साबित हुए हैं। अब एक एक प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे कि इसके उत्तर ये हुए हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसके 100% हमें बोनस मिलने वाले हैं। तो चलिए विद प्रमाण हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने वीडियो में आपसे क्लियर कहा था और लास्ट टाइम भी कि साइकोलॉजी में मात्र एक ही प्रश्न ऐसा है, साइकोलॉजी में एक ही प्रश्न ऐसा है जो सबसे ज़्यादा विवादित चल रहा है। अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उसका उत्तर अलग अलग बता रहे हैं। और वो प्रश्न था कि परीक्षा के अंदर जो प्रश्न था, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में विशेषता या कमियों को व्यक्त करता है। देखिए, मैंने आपसे बार बार ये बात कही थी, बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट भी किया था कि सर कमी बताता है तो कारण कौन बताएगा। तो मैंने आपसे कहा था उपलब्धि परीक्षण केवल मात्रात्मक होता है, हमें मात्रा बताता है, जबकि निदानात्मक जो परीक्षण होता है वो बच्चों की कमियों के बारे में बताता है। कौन कमजोर है, कौन होशियार है, ये पता उपलब्धि परीक्षण से चलता है, लेकिन क्या कमी रही है उसके कमजोर प्रश्न की, और होशियार है उसमें क्या अधिकता है, कौन सी चीज़ उसमें विशेषताएं हैं, ये बातें हमें निदानात्मक परीक्षण से पता चलती है। और ऑफिशियल आंसर की में यही उत्तर माना गया है। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्रश्न और साइकोलॉजी में नहीं है जो डाउटफुल है। एक ही प्रश्न था जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसका उत्तर भी यही माना गया है। देखिए, मैं किसी भी टीचर की डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस भी टीचर ने इसका उत्तर ये बताया है निदानात्मक के अलावा उपलब्धि परीक्षण, वो भी अपना प्रमाण दे सकते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं इसके पास अगर कोई ऐसा प्रूफ है तो। इसके अलावा देखिए, बात करें कि हिंदी के अंदर मैंने कहा था 2 प्रश्न ऐसे हैं। इसके अलावा देखिए, एक प्रश्न जो रीट एग्जाम में एज इट इज़ प्रश्न आया हुआ है और उसका उत्तर इस बार कुछ माना गया है और पिछले बार कुछ माना गया था, और उस पर 100% आपको ये उत्तर भी सही होगा या बोनस मिल सकता है। वो प्रश्न था CCE के व्यापकता का आशय क्या है। जो कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन होता है उसके अंदर व्यापकता जो होती है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, दायरे की व्यापकता उत्तर माना गया है, जबकि यही प्रश्न रीट एग्जाम में आ चुका है। और प्रमाण के लिए आप उसी पेपर को लगा सकते हैं और उसकी जो बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की वो भी प्रमाण के रूप में यूज़ ले सकते हैं आप। जो बच्चे पूछ रहे थे इसमें क्या प्रमाण लगाएं, तो देखिए इसके अंदर रीट एग्जाम में जो प्रश्न ये आया हुआ है उसके आप स्क्रीनशॉट या फोटो खींच सकते हैं। और साथ ही साथ जो ऑफिशियल बोर्ड ने आंसर माना था वो लगा के आप क्लियर उसमें मेंशन कर सकते हैं कि सेम प्रश्न आया हुआ है, इसके उत्तर प्रश्नों की व्यापकता भी माना हुआ है, तो इसका उत्तर प्रश्नों की व्यापकता बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा जो सहस वाला भी काफ़ी चल रहा था, सभी एक्सपर्ट्स ने इसका उत्तर बताया था भाववाचक संज्ञा। देखिए, बिल्कुल मैंने उस समय भी कहा था इसका उत्तर तो भाववाचक संज्ञा ही है, लेकिन ये बुक में होने के कारण प्राथमिकता बोर्ड जो है वो बोर्ड की बुकों को ही देता है। ये लाइन एज इट इज़ वहाँ पे लिखी हुई थी, इसलिए इसका उत्तर गुणवाचक विशेषण माना हुआ है। लेकिन जो भी एक्सपर्ट्स हिंदी के हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो सहस इसका उत्तर बताया है प्लीज़ इसका प्रमाण सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए, ताकि जो भी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में है, देखिए एक एक पर्सन की काफ़ी वैल्यू होती है। आप जो भी ऑब्जेक्शन लगाने वाले हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल मत सोचना कि कोई और ऑब्जेक्शन लगा देगा मैं क्यों लगाऊँ, क्योंकि ठीक ऐसा ही मैंने भी पिछली रीट में सोचा था। 118 मार्क्स थे, कुछ पॉइंटों में अभी भी कट ऑफ में पीछे रह रहा हूं मैं। अगर 1% और सही हो जाता तो उसमें ही मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन ये 1% का जो महत्व है आप तब समझ जाओगे कि आप जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, कट ऑफ आपके सामने होगी, आप कुछ पॉइंटों से पीछे रह जाओगे। 1% में ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इस पर मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगाऊंगा, कोई और लगा देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि 300 रुपये एक बेरोजगार स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी नौकरी से बढ़कर नहीं है। तो हर एक पर्सन जिसमें आपको प्रमाण हो, जिसके पास ऑथेंटिक प्रूफ हो, वो जरूर उस पर हर पर्सन पर ऑब्जेक्शन लगाएं। नेक्स्ट है हिंदी में। इसके अलावा देखिए
और कोई ऐसा प्रश्न नहीं था, ये सास वाला था। और एक मैंने कहा था हिंदी में 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें ये लग सकता है ऑब्जेक्शन, और बिल्कुल ये दोनों उत्तर सही होने लायक हैं, ऑब्जेक्शन इन पे लग सकता है। इंग्लिश लेवल सेकंड में बात करूं, संस्कृत का देखिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं बताऊंगा पाऊंगा फिर से। इंग्लिश के अंदर यदि बात करें, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए ये सिर्फ मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैंने आपसे क्लियर कहा था कि जो एडक्वेटिव एवल्यूएशन वाला प्रश्न है उसमें दोनों उत्तर सही है और दोनों ही उत्तर माने जाएंगे। ये बात मैंने उस समय भी कही थी, अधिकतर लोगों ने इसका उत्तर माना था इनहेंस लर्निंग, लेकिन मैंने आपसे क्लियर कहा था कि इसका उत्तर डायग्नोस्टिक भी होगा और इसमें आपको एकमात्र ऐसा प्रश्न है जिसके 2 उत्तर माने गए हैं, बी और सी दोनों उत्तर इसके सही माने गए हैं। और देखिए ब्लैक वर्स, और इसके अलावा ब्लैक वर्स के अलावा एक प्रश्न था ड्रामा वाला। ये दोनों ही प्रश्न देखिए जो बच्चे कह रहे थे कि इसका क्या प्रूफ लगाएं, ये सही है गलत है, देखिए प्रश्न का उत्तर भी सही माना गया है और ये हम आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमारे पास अगर देना चाहें तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी, क्योंकि देखिए आउट ऑफ सिलेबस पिछली बार भी डेट में काफ़ी प्रश्न आए थे, लेकिन उत्तर उनका जो माना गया था लास्ट में भी वही रहा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर 6-7 प्रश्न ऐसे हैं, 6-7 प्रश्नों पर बोनस देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि फिर संस्कृत वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे अगर 6-7 प्रश्नों में बोनस दे दिया जाए तो। हाँ, इसमें जो बेरी वाला प्रश्न है, बेरी वाले प्रश्न में आपको 100% बोनस मिलेगा, इसका ऑब्जेक्शन आपको जरूर लगाना है। बेरी वाला प्रश्न है उसमें 100% मिलेगा। बाकी ये 3 उत्तर है, ये उत्तर तो सही माने गए हैं, हालांकि है आउट ऑफ सिलेबस ये चीज़ें, आप चाहे तो इस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रश्न थे, फ्रिकेटिव्स वाला मैंने आपसे कहा था आर फ्रिकेटिव नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट होता है, इस पे ऑब्जेक्शन चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन में नहीं है, सी ही इसका उत्तर फ्रिकेटिव माना गया है, इसका होगा ही। नेक्स्ट मैंने आपसे कहा था जो लिंग्विस्टिक वेरिएबिलिटी वाले मल्टीलिंग्विज्म वाला प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था इसका उत्तर टूल होगा, एज इट इज लाइन ये बुक में दी हुई है। उस समय कुछ टीचर ने बताया था इसका उत्तर बून होगा, किसने लेडर भी बताया कि लेडर और फिर टूल में अंतर क्या है। मैंने आपसे क्लियर कहा था ये एज इट इज लाइन दी हुई है, इसका उत्तर टूल ही माना जाएगा, टूल ही माना गया है। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर और ऐसा कोई प्रश्न है नहीं जिस पे डाउट है। हाँ, कुछ प्रश्न जो आउट ऑफ सिलेबस है आप चाहो तो उन पे डाउट लगा सकते हैं, संभावना कम जरूर है लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए इस चीज़ के अंदर। अब बात करते हैं, देखिए साइंस मैथ्स के अंदर, साइंस मैथ्स में देखिए प्रश्नों की बात करें, जो भी स्टूडेंट कह रहे थे कि ये चाल दूरी वाला प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, तो देखिए आप पीछे क्या रेट का एग्जाम देख सकते हैं, उसमें मजदूरी वाला प्रश्न आया हुआ है और वो कहीं पर भी सिलेबस में नहीं है और उसका उत्तर जो माना गया था वही माना गया, बोनस भी नहीं मिला उसमें। साथ ही साथ बात करें, हाँ ये प्रश्न किस गुण के कारण परीक्षा की शुद्धता रहती है। देखिए परीक्षा की शुद्धता मैंने आपसे कहा था इसका प्रमाण मुझे नहीं मिला, इसके लिए मैंने माफ़ी मांगी थी आपसे कि इसका प्रमाण नहीं मिला तो इसका क्लियर नहीं बता सकता। हो सकता है अगर किसी की परिभाषा है तो इसका उत्तर वैधता मान लिया जाए, मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर वस्तुनिष्ठता हो सकती है, लेकिन इसका उत्तर वैधता माना गया है। हाँ, गणित के अभ्यास कार्य वाले, ये भी मैंने जब कहा था आपको इसका उत्तर गणना से संबंधित होगा, कौशलों से संबंधित। बहुत से टीचर या कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि उन टीचर ने ये बताया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, कि ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना। मैंने कहा था ये ज्ञानोपयोग के अंडर आता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से हम उस चीज़ में परिपूर्ण होते हैं, कौशल स्किल से संबंधित होगा, गणना संबंधित कौशल बढ़ाना, और उसका उत्तर भी बी माना गया है। साथ ही साथ गणित की पाठ्य पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब मैंने इसका उत्तर उपरोक्त सभी बताया था, कुछ बच्चों ने कहा था कि पाठ्य वस्तु तो सभी की होती है, सब्जेक्ट मैटर सभी में होता है और पुस्तक की आकृति भी सभी में होती है, तो इसमें गणित से संबंधित क्या है। देखिए यहाँ पर गणित की पाठ्य पुस्तक की पूछी है, तो आप ये नहीं कह सकते कि तो ये सभी में क्वालिटी होती है, हर एक गुण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सभी होगा इसका उत्तर। उस समय भी कहा था और फिर से ये कह रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की में देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी देखिए उत्तरों में कोई भी फर्क नहीं आया है। जो बच्चे कह रहे थे कि कोशिका वाला कहीं पर भी नहीं मिला, तो 11th क्लास की बुक में 75 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा, इसका उत्तर गोल्जी का ही होगा, इसमें आउट ऑफ सिलेबस जैसा कुछ नहीं है। और तप्त स्थल वाला भी नॉर्मन मेयर होगा। और जो लेवल फर्स्ट के अंदर जो बच्चे कह रहे थे कि ये वॉल्टर जी रोजेन नाम कहीं पर है ही नहीं, इसका उल्टा जो कुछ विल्सन वगैरह बता रहे थे, 11th क्लास की बुक है, 423 नंबर पेज एक बार देख लेना, वहाँ पर क्लियर दे रखा है, जैव विविधता शब्द दिया था रोजेन ने, जो वॉल्टर जी रोजेन है, 11th क्लास जीव विज्ञान की बुक में 423 नंबर पेज भी मिल जाएगा। और एक ये प्रश्न देखिए, हालांकि मैंने आपसे कहा था 10th क्लास की बुक में एज इट इज प्रश्न दिया हुआ है कि जैव चिकित्सा के अपशिष्ट होते हैं उसके निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है, वहां पर भी उत्तर उसका भस्मीकरण दे रखा है, ऑफिशियल आंसर की में भस्मीकरण माना है। लेकिन जैव
चिकित्सकीय अपशिष्ट से संबंधित जो अधिनियम है 2016 का, उसको अगर आप उसका गेजेट नोटिफिकेशन देखेंगे इंडिया का, तब उसमें आपको पता चलेगा कि जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के कई प्रकार होते हैं और अलग अलग प्रकारों को निपटाने के लिए, निस्तारण के लिए अलग अलग विधियां काम में ली जा सकती है। भूमि भराव भी, पुनर्चक्रण भी और भस्मीकरण भी। वो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर एक अलग से इसकी वीडियो बनाई है, उसके फर्स्ट कमेंट में आपको उसकी PDF लिंक मिल जाएगी प्रूफ के लिए, और इसका उत्तर हो सकता है आपको बोनस मिल जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना रहती है बोर्ड के आंसर माने जाए। यहाँ पर भी बोर्ड के अकॉर्डिंग माना गया है। आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, मेरा काम सिर्फ आपको प्रूफ देना है, किसी के प्रश्नों को गलत या सही कराने से मेरा यहाँ पर कोई भी मकसद नहीं है। गणित के पदों को परिभाषित करना सामुदायिक उद्देश्य है, वहाँ पर भी बताया था इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक। कुछ बच्चे व्यवहारिक बता रहे थे, मैंने कहा था इसका उत्तर परिभाषित करने से लिया गया है और संज्ञानात्मक इसका उत्तर होगा। और इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है। एक वो ब्याज वाला बताया था, उसमें प्रश्न का आप फोटो खींचकर, जो ब्याज वाला प्रश्न था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज ही है, नाम तो कहीं पर दिया हुआ नहीं है। जो बच्चे इस प्रश्न को ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं, जो ब्याज वाला प्रश्न है, साधारण या चक्रवर्ती ब्याज प्रश्न में नहीं दिया हुआ, आप चाहो तो इस फोटो खींच सकते हो, प्रश्न नंबर बता सकते हो, अपनी सीरीज बता सकते हो और उसमें क्लियर कह सकते हो, जो मेंशन करके लिख सकते हो। यहाँ पर प्रश्न में कहीं पर भी क्लियर नहीं किया हुआ, तो इसके कारण आपका जो समय भी खराब हुआ इस प्रश्न के कारण, और साथ ही साथ इस प्रश्न में दिया हुआ नहीं है तो इस प्रश्न को डिलीट किया जाए, इसमें बोनस दिया जाए। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कौन कौन से प्रश्नों पर आपको अभी भी डाउट है, जिस पे आपको कोई प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा था, देखिए रीट लेवल सेकंड में जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका स्कोर अब क्या रह रहा है, तो मैंने आपसे कहा था, देखिए कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, 8 टॉपिकों पर एनालाइज करके पूरा डिटेल के साथ बताया था मैंने आपको। उस समय भी मैंने आपसे कहा था मेरा स्कोर लगभग 135 बन रहा है रीट लेवल सेकंड के अंदर। साइंस मैथ से हूँ मैं, और 135 स्कोर इस बार बन रहा है। पिछले बार था 118, इस बार 135 स्कोर बन रहा है मेरा। और साथ ही साथ ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी मेरा स्कोर 135 ही है, क्योंकि मैंने जो आंसर की बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये काउंट किए थे, उसी के अकॉर्डिंग ये काउंट हुए हैं। तो स्कोर में मेरे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट का सर्वे मैंने किया, उसके बाद ये पता चला है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद बहुत से स्टूडेंट के नंबर बहुत कम हो रहे हैं, 2-4 नंबरों का कम ही हुए हैं। क्योंकि देखिए सभी अपने अपने अकॉर्डिंग उत्तर मान रहे थे, और एक्सपर्ट्स के बताने के बावजूद भी उनको लग रहा था कि उत्तर मेरा ये सही हो जाएगा। तो उनका जो स्कोर उन्होंने काउंट कर रखा था वो पर्सन भी थे जहां पर कुछ डाउट थे। उसके कारण अब उस बच्चों के स्कोर में थोड़ी सी गिरावट आई है। और जो पर्सन को ये कुछ मुझसे कह रहे थे बच्चे कि सर आपने सिर्फ बाहर से पेपर को एनालाइज कर दिया, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जो पेपर देता है उसको ही पता चलता है एग्ज़ाम कितना हार्ड था। तो दोस्तों उन सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, सेम एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, और जो बता रहे हैं कि मैं खुद इस चीज़ को फील नहीं किया, एग्ज़ाम प्रेशर देखिए मैंने भी फील किया है। हाँ, मैं कह सकता हूँ पिछले एग्ज़ाम की तुलना में पेपर ईजी था, लेकिन पेपर ईजी वैसे नहीं था। ये रीट के अकॉर्डिंग पेपर बिल्कुल सही था। हाँ, साइकोलॉजी और हिंदी में पीछे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इजी दे दी गई है इस बार, पीछे के मुकाबले में। तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 135 स्कोर पहले था, अभी भी 135 ही स्कोर है। जो स्टूडेंट जानना चाहते थे मेरा स्कोर कितना रहा। और साथ ही साथ जो बीएड अपीयरिंग वाले बता रहे थे कि सर हमारे क्या होगा, बीएड अपीयरिंग वाले को शामिल किया जाएगा क्या। देखिए बोर्ड का या किसी भी एग्ज़ाम में एक रूल होता है कि आप अभी रीट की ऑफिशियल आंसर की आई है, 3 दिन आपको ऑब्जेक्शन का दिए गए हैं, इसके बाद फाइनल आंसर की लास्ट टाइम की तरह शायद नहीं आएगी, सीधा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपके सेंटरों तक, आपके घरों तक, या जो आपके घर के नज़दीक है वहाँ तक आपको ये रीट का जो प्रमाण पत्र है ये दिया जाएगा। इसके बाद 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी जिसमें पदों का वर्गीकरण वगैरह आएगा। उसके बाद फॉर्म भरवाए जाते हैं, उस फॉर्म भरवाने तक आपको उसकी लास्ट डेट तक आपका बीएड का रिजल्ट आना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए इस कोरोना के कारण ये एग्ज़ाम भी आगे हुआ है और साथ ही साथ बीएड के एग्ज़ाम भी काफ़ी आगे सरक चुके हैं, अभी तक पता भी नहीं कब एग्ज़ाम होगा। तो कोर्ट का सहारा इसमें आप ले सकते हैं। कोर्ट के ज़रिए से आपका हो सकता है थोड़ा सा इस चीज़ में आपको रिवायत मिल जाए कि एग्ज़ाम डिले होने के कारण हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं और हमें शामिल किया जाए। कोर्ट के अलावा और वैसे कोई इसमें जरिया नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसके अलावा आपके जो भी डाउट है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।